हाँ जी, welcome to the Salk talk show. It's really an honor for me कि डॉक्टर जरका आज फिर से हमारी रिक्वेस्ट पर हमारी मेहमान बनी है और मैं समझती हूँ कि आज की कॉल जो है जो हमने टॉपिक चूज किया है, मैं उम्मीद करती हूँ कि कम्युनिटी के लिए इंशाल्लाह ताला ये बेनिफिशियल रहेगा। इस तरह के टॉपिक्स हैं जो मैं बताती हूँ, जो हमने आज टॉपिक्स चूज किए हैं उसमें है urinary problems, prolapse, uterine bleeding, breast and cervical screening, HPV vaccination and booster vaccination. हम लोग will start with what you can say, we'll start with booster vaccination, right? तो फिर उस तरह से हम लेकर चलेंगे कि जितना हमारा टाइम हमें इजाजत देगी इंशाल्लाह ताला, तो हम उस तरीके से कॉल को लेकर चलेंगे, जितना भी हम शेयर कर सकेंगे इंशाल्लाह ताला वो हम आज इस कॉल से फायदा उठाने की, आपसे बल्कि आपकी मौजूदगी से फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। यू आर अ बिजी पर्सन, माशाल्लाह से आपको पकड़ना भी बहुत मुश्किल होता है, पर अल्हम्दुलिल्लाह इट्स रियली एन ऑनर फॉर अस कि आप अपना टाइम निकाल के, शेड्यूल निकाल कर आज हमारे साथ जो है वो शामिल हुई है। अच्छा, सबसे पहले तो आप वो बताइए जो मजेदार बात बता रही थी कि आज आपने सेशन कुछ स्किप भी किया ये लाइव वगैरह के लिए, थोड़ा सा पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है जिससे हमारी इंडियन पाकिस्तानी और या यूँ कह लें कि जो नॉन नेशनल कम्युनिटी है इधर की, वो बहुत ज्यादा उससे बेनिफिटेड है। ठीक है, और दूसरी बात ये कि मैंने आपने जो है इस प्लेटफॉर्म से जो अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं ना, रियली इज बेनिफिशियल। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो उसके लिए ये जरूरी है कि पहले लोगों को पता तो हो कि प्रिवेंशन होती क्या है और किन किन चीजों की हो सकती है। एक ये बात, दूसरी बात ये कि मैंने आपके साथ लास्ट थर्सडे को ये सेशन अरेंज किया था। मैं एक तो हॉस्पिटल में बिजी बहुत हो गई, फिर आपको पता है कि मेरी फैमिली में एक डेथ हो गई थी, तो इस वजह से वो मैंने कैंसिल किया था। आज मैंने अपने आपको इस 2 आवर्स के लिए पहले फ्री की है और आज मैंने क्लिनिक भी नहीं किया ताकि मैं फुल एनर्जी से आपके साथ ये सेशन कर सकूं और ताकि ये बेनिफिशियल हो। मेरा जो एम था ना इस सेशन को करने का, वो मेन एम ये है कि हम क्या प्रिवेंटिव मेजर्स करें कि हम ब्रेस्ट कैंसर और सर्विक्स के कैंसर को पहले कैच कर सके। हम कौन सी वैक्सीनेशन मदर्स को दें, उनको पता ही नहीं है बेचारियों को। उनको पाकिस्तान में सिर्फ एक चीज बताई जाती है कि टेटनस का इंजेक्शन लगा लो, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं पता। अब मैं पूरी डिटेल में बताऊंगी कि कौन सी वैक्सीनेशन मस्ट है और कौन सी नहीं लेनी चाहिए प्रेगनेंसी में और कौन सी प्रेगनेंसी के फौरन बाद लेनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और उसके साथ में जो एक चीज हाईलाइट करना चाहती हूँ ये सेशन स्टार्ट करने से पहले, कि इस कम्युनिटी में जो सबसे अच्छा काम कर रहे हैं ना, वो हमारे दोलाज कर रही हैं। वो एक अमानत है, वो जो है ना, वो आप यूं कह लें कि एक सेफ गार्ड नहीं होता डॉक्टर्स के ऊपर, एक सेफ गार्ड है, क्योंकि आप डॉक्टर्स अच्छे भी हैं हर कम्युनिटी हर प्रोफेशन में, और कुछ वक्त में पेशेंट्स को भी गाइडेंस चाहिए होती है कि वो डॉक्टर्स को मिसअंडरस्टैंड करते हैं। यानी ये ना डॉलर्स जो है ना एक चैनल का काम कर रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि मैंने इनके साथ भी अभी इसके बाद एक सेशन रखना है कि वो मदर्स को जैसे बहुत सारी चीजों की अवेयरनेस देती हैं, वो वैक्सीनेशन की अवेयरनेस दें। हम स्टार्ट करते हैं जैसे आपने कहा बूस्टर से। जी, बूस्टर क्या होता है, प्रेगनेंसी की वैक्सीनेशंस क्या होती हैं। अच्छा, मेरे पास जो मदर्स आती हैं ना, मुझे आके कहती हैं डॉक्टर साहबा आपने हमें टेटनस का इंजेक्शन नहीं लगवाना। आज से 10 साल पहले हम टेटनस का इंजेक्शन लगाते थे, तब स्टेरिलाइजेशन की कंडीशंस पे हमें डाउट होता था, सब ऑप्टिमल होते थे। टेटनस के इंजेक्शन की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है अगर आप वैक्सीनेटेड हो। अगर आप उसका टाइमली बूस्टर ले चुके हो तो फिर आपको, या बूस्टर भी नहीं कहते, हम कहते हैं टॉप अप ले चुके हो, तो टेटनस का प्रेगनेंसी में अब कोई खास रोल नहीं रहा जो आज से 10 साल पहले था। जो प्रेगनेंसी में, प्री प्रेगनेंसी, इन प्रेगनेंसी एंड आफ्टर प्रेगनेंसी, मैं तीनों चीजों को अभी कवर कर रही हूँ। ठीक है, प्री प्रेगनेंसी
मदर्स को जाके अगर प्लान्ड प्रेगनेंसी करनी है, अनप्लान्ड ही होती है ज्यादातर, लेकिन कुछ लोग प्लान्ड प्रेगनेंसी भी करते हैं। तो जो प्लान्ड प्रेगनेंसी करना चाहते हैं ना, उनको अपना हेपेटाइटिस का स्टेटस मालूम करना चाहिए। अगर वो इन्फेक्टेड नहीं है और वैक्सीनेटेड नहीं है, तो आई विल एडवाइज देम कि भी प्रेगनेंसी से पहले एक तो हेपेटाइटिस की वैक्सीनेशन ले लें। दूसरा, जिसको अरबी में ये लोग हस्बा अलमानिया कहते हैं, हमारे मुझे अपनी जुबान में आता नहीं, रुबेला को पता नहीं, रुबेला एक होता है जरासीम जिसकी भी वैक्सीनेशन लगती है बचपन में, और MMR के नाम से, मीजल मम्स रुबेला। तो कुछ लोग उससे इम्यून होते हैं, कुछ नहीं। ये लाइव वैक्सीनेशन होती है, ये मिनिमम 3 मंथ्स बिफोर प्रेगनेंसी लगनी चाहिए। और अगर इसकी वैक्सीनेशन में और प्रेगनेंसी में 3 मंथ्स का इंटरवल है, तो प्रेगनेंसी नहीं होनी चाहिए, यानी कंट्रासेप्टिव लेके लगवानी चाहिए। एक तो आपको रुबेला चेक करवाना चाहिए, और एक हेपेटाइटिस प्रेगनेंसी से पहले चेक करवाना चाहिए जिन्होंने प्लान प्रेगनेंसी करनी है। और उन अगर वो दोनों से इम्यून नहीं है, तो बेस्ट है कि वो पहले वैक्सीनेशन लें। रुबेला की वैक्सीनेशन क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर रुबेला का इन्फेक्शन प्रेगनेंसी में हो जाए, जो कि इतना माइल्ड होता है कि पता भी नहीं चलता, नॉर्मल गला खराब और जुकाम जैसे उसके सिम्टम्स होते हैं, लेकिन वो बच्चे में बहुत सारी एनॉमलीज ले आता है। अच्छा, तो कितना इंपॉर्टेंट हुआ ना कि सिर्फ एक इंजेक्शन आप प्रेगनेंसी से पहले ले लें, जिसको रुबेला वैक्सीनेशन कहते हैं। और हेपेटाइटिस का तो आपको पता ही है, ठीक है, कि उसके क्या कितने कंसिक्वेंसेस हैं। इवन अगर आप हेपेटाइटिस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पॉजिटिव हो जाते हो, तो ये बच्चे तक को ट्रांसमिट होता है, और बच्चे को भी अलग इंजेक्शंस लगते हैं कि उसके साइड इफेक्ट्स ना आए हेपेटाइटिस के। तो प्रिवेंशन इज अगेन बेटर देन क्योर। तो उसके लिए प्री प्रेगनेंसी कौन सी 2 मैंने चीजें एडवाइस की हैं, रुबेला एंड हेपेटाइटिस, इसको चेक करवाना चाहिए। अगर आप हेपेटाइटिस से इन्फेक्टेड नहीं है और वैक्सीनेशन नहीं लगी हुई, तो बेस्ट टेक हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन। दूसरा मैंने रुबेला कहा है, अगर आप रुबेला से इम्यून नहीं है, तो प्लीज टेक रुबेला वैक्सीनेशन at least 3 months before pregnancy. You cannot take this vaccination during pregnancy or 3 months before getting pregnant. ठीक है? So you are recommending it as a must. It should be. It should be. You can say as a must. ठीक है? अब आ जाता है प्रेगनेंसी में। प्रेगनेंसी में 2 वैक्सीनेशंस बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगेन हमारी मदर्स उनसे डरती हैं, उनके पास फुल इंफॉर्मेशन नहीं है। एक है इन्फ्लुएंजा, ठीक है, 9 मंथ की प्रेगनेंसी होती है, यानी गर्मी सर्दी दोनों से गुजरती है औरत जो प्रेग्नेंट होती है, ठीक है। इन्फ्लुएंजा की वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ मदर के लिए। अगर मदर प्रेगनेंसी में इन्फ्लुएंजा की वैक्सीनेशन लगवा लेती है, तो उसका जो फायदा है, उसका बेबी जो पैदा होता है उस तक जाता है, और 6 मंथ तक अफेक्टिव रहती है, यानी इट्स सो इम्पोर्टेंट। और तो ये सेफ है, ये इसके साइड इफेक्ट्स नहीं है। मैंने कहा प्रेगनेंसी में सिर्फ प्रेगनेंसी से पहले 3 मंथ्स का स्पैन होना चाहिए, यानी अच्छी सी कंट्रासेप्टिव डिवाइस लेके फिर वो रुबेला की वैक्सीनेशन प्रेगनेंसी से पहले लगवानी चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी में रुबेला की वैक्सीनेशन सेफ नहीं है। प्रेगनेंसी में सिर्फ 2 वैक्सीनेशन लगनी चाहिए, और वो इंटायरली सेफ हैं। वो एक है इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन, ये सेफ है, और जिसको फ्लू वैक्सीनेशन कहते हैं लोग, ठीक है, जो कि हर उम्र जाने से पहले भी लगवाते हैं। तो अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो जरूर लें, वो प्रिवेंटिव है, ना सिर्फ आपके लिए बल्कि आपके बच्चे के लिए भी 6 मंथ आफ्टर डिलीवरी, ठीक है। ये होगी। अब Tdap दूसरी वैक्सीनेशन है, Tdap, इसमें होता है टेटनस, पर्टूसिस, डिप्थेरिया। टेटनस का तो सबको पता है, डिप्थेरिया का मुझे उर्दू में नाम नहीं आता, लेकिन पर्टूसिस को काली खांसी कहते हैं, ठीक है। Tdap इसको कहते हैं। इसको अगर आपको अपने लेमैन टर्म में यूज करना है, तो कहते हैं, अब पहले टेटनस की जो वैक्सीनेशन कहते थे ना, जिससे उसे कहते हैं कि हमें बूस्टर लगा दो,
यही मैंने कहा था, इसका नाम बूस्टर वैक्सीनेशन है। सिर्फ एक दो कंपनियां बनाती हैं इसको, लेकिन जो फेमस है ना वो बूस्टर के नाम से आती है। उसमें जहाँ पर तीन इजीली अवेलेबल है, ये डॉक्टर या खुद ही लगाते हैं। आराम से अवेलेबल है, अवेयरनेस नहीं है। ओनली ठीक प्रॉब्लम इज मदर्स आर नॉट अवेयर। मैं ठीक है। अपने हर पेशेंट को इंसिस्ट करके ये वैक्सीनेशन लगवाती हूँ। जाहिर है उनकी मल्टीपल क्वेरीज हैं, वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगी। ठीक है। ये जो बूस्टर वैक्सीनेशन है ना, इसमें मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, इसमें 3 वैक्सीनेशन इकट्ठी होती है, टी डैप के नाम से आती है, टेटनस, परटूसिस और तीसरी काली खांसी की, जिस सॉरी टेटनस, डिप्थेरिया और परटूसिस इस काली खांसी। ओके, ठीक है। ठीक अच्छा, है। इसको देना कब चाहिए? इसको देना चाहिए 3rd ट्राइमेस्टर के शुरू में, ठीक ठीक है। 32 से 34 वीक्स में द बेस्ट पीरियड टू टेक, क्योंकि इसका मैक्सिमम इफेक्टिवनेस जो है ना 4 वीक्स के बाद आती है, ठीक ठीक है। है। ठीक तो है। ये क्यों देते हैं? अच्छा, जहां पे डिलीवरी सब ऑप्टिमल कंडीशंस में होती थी, जैसे पाकिस्तान में स्टेरिलाइजेशन का डाउट होता है, चले ये टेटनस को भी कवर कर गई, ठीक है। सही है। अब तो सही है। टेटनस की वैक्सीनेशन का उतना रोल नहीं रहा, सही है। क्योंकि स्टेरिलाइज इंस्ट्रूमेंट, हॉस्पिटल डिलीवरीज की मैं बात कर रही हूँ। अगर दाया डिलीवरी करा रही है, होम डिलीवरी करा रही है, आपको डाउट है स्टेरिलाइजेशन सब ऑप्टिमल है, तो ये टेटनस का पार्ट भी कवर कर रही है, विच इज नॉट आवर प्राइमरी एम, सही बात है, एग्जैक्टली। जी जी। क्योंकि हमारा पहला गोल नहीं है। हमारा मेन एम क्या है? रियली आई एम टेलिंग यू, दिस इज इम्पोर्टेंट। पहले 2 महीने में बच्चे को अगर काली खांसी हो जाए तो वो बच्चा बहुत सफर करता है, सांस की तकलीफ से, बुखार से, बार बार नमोनिया की शिकायत जैसी होती है, यानी वो यही कह रहे होते हैं सब वायरल हो गया है, वायरल हो गया है। सही। लेकिन अगर आप अवेयरनेस नहीं है ना। अगर ये डी टैप, जिसमें डिप्थेरिया, टेटनस, परटूसिस, परटूसिस कंपोनेंट इज काली खांसी, जी। 4 हफ्ते डिलीवरी से पहले मिनिमम, अगर उससे ज्यादा ले लें तो ज्यादा अच्छा है। दैट्स व्हाई इट्स रिकमेंडेड बिटवीन 32 टू 34 वीक्स। तो ठीक है। इसके अंदर जो कुव्वते मदाफत मदर के अंदर पैदा होती है ना इन तीनों बीमारियों से, वो बच्चे तक जाती है। सही है। और बच्चे सही। को जो डीपीटी लगती है वो 2 महीने की एज में लगती है, क्योंकि बच्चे में इतनी ताकत नहीं होती कि अगर उसको ये काली खांसी का टीका लगा दें तो वो बच्चा उसके खिलाफ मुदाफत पैदा कर सके। मुनाफत तो पैदा माँ कर की सकते। बुनाई पहले 2 महीने में मुदाफत ट्रांसफर कर लेता है प्लेसेंटा के थ्रू। आई थिंक कि मेरी बात समझ आई होगी। आप रिपीट बिल्कुल। कर दें, आप कह रहे रिपीट कर दें ताकि मैं ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ। क्वेश्चन है कोई? मैं इधर क्वेश्चन नहीं नहीं देख नहीं, पा अभी रही। कोई कोई क्वेश्चंस नहीं है। लेट अस नो रीजंस ऑफ अर्ली मिसकैरेजेस, हाउ इट कैन बी अवॉइडेड। अर्ली मिसकैरेजेस का वो चले, ये टॉपिक से हटके हैं ये इनका। आयशा, एक मिनट, हमें जवाब दे देते हैं इनका भी, कि आयशा आपका क्वेश्चन जो है मैं थोड़ा सा फ्रीज करती हूँ यहाँ पर, क्योंकि ये हम इस कैरेजेस का इंशाल्लाह ताला एक अलग सेशन कर लेंगे, मगर आज हमारा इस टॉपिक पे जो है हम बात नहीं करें, तो मैं नहीं चाहूंगी कि हम इस तरफ अपनी जो कॉन्वर्जेशन है उसको डाइवर्ट करें, पर रिजर्व रखते हैं आपका, हम फ्रीज करते हैं क्वेश्चन को, विल गेट बैक टू दिस क्वेरी आल्सो इंशाल्लाह, तो इंशाल्लाह ताला, उसके बाद ठीक है। जो है ना सारे क्वेश्चंस के आंसर कर दूंगी नीचे चैट बिल्कुल। में। ठीक है। अच्छा, हम इस तरफ आते हैं डॉक्टर साहिबा, यहाँ ब्रेस्ट और सर्वाइकल स्क्रीनिंग के बारे में। मुझे ये बताएं कि बूस्टर्स का क्लियर हो गया? ये अब बिल्कुल है। हर ने 3 इंसिस्ट इंजेक्शंस की करके, आपने बात की है, एक इंजेक्शन है उसमें 3 उसमें वैक्सीन 3 होते हैं जी, वैक्सीनेशंस हैं। इंजेक्शन लगवाना है 32 से 34 वीक्स में। जितनी मेरी बहनें सुन रही हैं और बच्चियां सुन रही हैं, उनको ये प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि यहाँ पे भी अवेलेबल है, पाकिस्तान में भी अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। काइंडली अपने डॉक्टर से इंसिस्ट करके 32 और 34 वीक्स के दरमियान ये टी डैप का इंजेक्शन जरूर लगवाएं। इससे आपके बच्चे की भी प्रोटेक्शन होगी, अगर आपको टेटनस का डाउट है तो उसकी भी प्रोटेक्शन उसकी होगी। प्रोडक्शन हो जाएगी। मस्ट है ये आपके बच्चे की प्रोटेक्शन के लिए फर्स्ट 2 मंथ्स ऑफ
हिज और हर लाइफ। ये हो गया हमारे बूस्टर की, मैंने दोबारा रीइंफोर्स करने के लिए ये बात की है। जबरदस्त हो गया। अब आप आगे चलें, जो आप क्वेश्चन आगे हम पूछना चलते हैं यहाँ पर ये ब्रेस्ट और सर्वाइकल स्क्रीनिंग के बारे में। सबसे पहले तो सवाल यही बनता है कि भाई इसका मतलब क्या होता है, कि ये स्क्रीनिंग क्या है? अब ये स्क्रीनिंग क्या है, चलें मैं पहले सर्विक्स अच्छा, को ये एक टच और टर्म भी, करता हूँ। सॉरी टू इंटरप्ट यू, एक और टर्म भी मैं पढ़ रही थी। अब अच्छा, लोग समझते हैं कि सेशंस वगैरह करना जो है ऐसे ही उठकर हम आ जाते हैं, जहाँ हमारा गेस्ट स्पीकर होता है, जहाँ वो अपनी तैयारी करके आता है। जैसे आज मैंने आपको वो अपना स्क्रीनशॉट्स भेजे, हम अपनी तैयारी करके आते हैं पूरा का पूरा। अगर वो मैं दिखाऊंगा तो आप डॉक्टर नहीं है, लेकिन आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, तो तभी आप मुझे लीड कर सकेंगी ना। वही मैंने कहा कि मैं आज ये लोगों को भी बता दूं कि हम अगर किसी टॉपिक पे बात करने के लिए आ जाते हैं, हालांकि दिस इज नॉट माय सब्जेक्ट व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट टुडे, बट स्टिल आई हैव डन माय रिसर्च ऑन दीज टॉपिक्स आल्सो बिफोर कमिंग लाइव विद यू। और मैंने एंड आपको अपना वो भी हाउ भेजा भी ठीक है, था। these topics are very important and really people are not aware about it. जी 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 जी। तो वही मैं अच्छा ये पढ़ रही थी कि ये इसका पैप स्मेयर के बारे में पूछ रही थी। मेरे लिए नई टर्म थी, तो मैं आपसे पूछूं कि इज सर्वाइकल स्क्रीनिंग द सेम एज ए पैप स्मेयर? और पहले तो आप ये बताइए कि ये होती क्या है? एग्जैक्टली, और पहले ये तो मुझे ये मुझसे पूछना है कि मेरी ऑडियंस को, यानी मेरी बहनों बच्चियों को ये पता है कि सर्विक्स क्या होती है। मैं तो आपको सच में ये भी बताना चाहूंगी कि लोगों को सर्विक्स का ही नहीं पता। आप बताएं, आप बेसिकली बताइए। अब मैं बताने लगी हूँ, देखें, कहते हैं ना कि शर्म में शर्म नहीं, आई हैव टू एक्सप्लेन एवरीथिंग, जी 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 राइट। जी। गो अहेड अब प्लीज। वो एक तो वजाइना है, ठीक है, जी 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 ठीक है, जो कि कपुलेशन ऑर्गन है, ठीक है। जी उसके बाद वजाइना जहाँ पे खत्म होती है, वहां से यूट्रस शुरू होता है। जी जी यानी ये फीमेल जेनिटल ट्रैक की ओपनिंग से सर्विक्स जो है ना अंदर होती है 7 to 10 सेंटीमीटर, जी जी ठीक है। तो ये सर्विक्स होती क्या है, ये बच्चादानी का मुंह होता है बेसिकली, ठीक है। जी जी ये बिल्कुल अगर यूं करें ना, तो ये यूं दिखती है, जी बिल्कुल जी यूं, ठीक जी है, जी इस तरह से ये यूं दिखती है, ठीक है। और ये बंद होती है यूजुअली, और प्रेगनेंसी में ये 10 सेंटीमीटर डायलेट होती है, तो हम कहते हैं कि डिलीवरी होगी। ये ठीक है बच्चादानी के मुंह को सर्विक्स कहते हैं। अब ठीक है बच्चादानी का ऊपर ये बिल्कुल सुराही की तरह आप लगा लें, जो यूट्रस है ना वो सुराही जैसे होती है ना, जैसे सुराही, तो जी उसकी जी एक नेक होती है, गर्दन होती है सुराही की, और पीछे या पियर लगा लें शेप, ठीक है। तो जो जी पियर है, पियर का वो जो डोम है वो है यूट्रस, और जो गर्दन है और गर्दन का मुंह है वो है सर्विक्स। इन सही। दोनों की अलग अलग बीमारियां हैं। एक की बीमारी दूसरे को आ सकती है, लेकिन बहुत देर के बाद, यानी दोनों की बीमारियां अलग अलग है। सही। अब हमने तो सोचा था कि आज हम यूट्राइन एबनॉर्मेलिटीज और ब्लीडिंग्स पे भी बात करेंगे, लेकिन आई थिंक कि मुझे लगता है कि वी कांट कवर सो मच। एनीवेज, जो अल्हम्दुलिल्लाह। जो यूट्रस का मुंह होता है ना, उसको हम कहते हैं सर्विक्स, ठीक है ठीक है। चूंकि ये बाहर से 7 से 10 सेंटीमीटर अंदर होता है, तो इसकी जो प्रॉब्लम है ना, वो बहुत देर के बाद पता लगती है, ठीक है ठीक है। कि लोग यही समझते रहते हैं वजाइनल डिस्चार्ज है, और थोड़ी बहुत ब्लीडिंग इंटरकोर्स के बाद होती है, तो वो उसको भी इग्नोर करते हैं कि पता नहीं मुझे एबनॉर्मल पीरियड्स हो रहे हैं। दूसरा एक ट्रेंड है डॉक्टर्स में भी और पेशेंट्स में भी, कि वो अंदर से एग्जामिनेशन कराने में थोड़ा रिलक्टेंट होते हैं, वो बहुत खुशी से अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं। अल्ट्रासाउंड कराना चाहते हैं। जी जी अल्ट्रासाउंड, हाँ, अल्ट्रासाउंड जो है ना बहुत लेट स्टेज पे सर्विक्स की प्रॉब्लम को डिटेक्ट करता है। सर्विक्स की प्रॉब्लम जल्दी से डिटेक्ट होती है एग्जामिनेशन से, अच्छा, मैंने ठीक है। आपको यहाँ थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगी। मैंने ये देखा है सऊदीया के अंदर, जैसे आप कि यहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं ये ऑबगाइनी वगैरह की, फौरन से जब ये प्रेगनेंसी की केसेस वगैरह आते हैं, तो चेक करने में जो मैंने देखा, आई डोंट नो इफ आई एम रॉन्ग, आप यू कैन ऑलवेज करेक्ट मी, कि वो फौरन से अल्ट्रासाउंड कर देते हैं। पाकिस्तान में मैंने इस तरह का सीन, एकदम से अल्ट्रासाउंड नहीं करते, थोड़ा सा बाद में जाके करते हैं, मगर यहाँ यहाँ पे जो है अल्ट्रासाउंड का बहुत ज्यादा ट्रेंड है, और ठंड है जी। उसकी बहुत ज्यादा ट्रेंड है। गायनी एग्जामिनेशन कंप्लीट एग्जामिनेशन के बगैर नहीं हो सकता।
जब भी आप अपने गायनाकोलॉजिस्ट को विजिट करें, उन्हें इंसिस्ट करें कि आपकी सर्विक्स चेक करें। सर्विक्स 10 सेंटीमीटर अंदर है, ना आपने देखनी है, ना किसी और ने देखनी है, ना अल्ट्रासाउंड ने देखनी है, तो उसकी कहानी तो बेचारे की रह ही जाती है ना। बिल्कुल और बिल्कुल फिर लेट जब कहानी होती है तो फिर पता लगता है। ठीक है। बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, अब एग्जामिनेशन करवाने का मतलब ये है कि वो प्लास्टिक का या आयरन का डाल के उसको खोल के, आप वजाइना को खोल के तो फिर ही आप देख सकते हैं। प्लीज उससे डरे ना। 5 मिनट की अगर किसी को डिस्कम्फर्ट और पेन भी है तो बर्दाश्त कर लें, ये आपकी ही भलाई के लिए है बेसिकली। और सर्विक्स, जैसा मैंने आपके बताया है कि यूट्रस और सर्विक्स को पूरा एक सुराही की तरह ले लें या पियर की तरह ले लें। तो जो सुराही की नेक है ना और उसका मुंह है वो है सर्विक्स। यूजुअली ये 3 सेंटीमीटर इसकी इतनी सी होती है ये सर्विक्स। अच्छा, ये इसका जो स्क्रीनिंग टेस्ट है ना उसको हम कहते हैं पेप्समियर। वो जी। कैसे करवाना चाहिए? फर्स्ट इंटरकोर्स के बाद। तो ये सेम है ये सर्वाइकल स्क्रीनिंग और ये पैप्समेयर जो है, इज इट द सेम थिंग? पेप्समियर इज सर्वाइकल स्क्रीनिंग एक्चुअली। ओके ओके। ठीक है। तो ये पेप्समियर इज एक्चुअली सर्वाइकल स्क्रीनिंग। 1 सेकंड का टेस्ट है, यकीन करें। और अच्छा। कितनी प्रॉब्लम्स को ये प्रिवेंट कर सकता है। अगर सबको ये पता लग जाए तो सब दौड़ के आके करवाने शुरू कर ले। फर्स्ट इंटरकोर्स के बाद ये जरूर करवाना चाहिए। ये डिपेंड करता है कि हम अमेरिकन गाइडलाइंस ले रहे हैं या रॉयल कॉलेज की गाइडलाइन ले रहे हैं। अगर आप ईयरली नहीं करवाना चाहते तो एटलीस्ट 3 वंस इन 3 इयर्स करवा लें। अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है तो तब भी ये कोई बहुत महंगा टेस्ट नहीं है। हबीब सलमान में मैं जॉब करती हूँ, आपको पता है कि वो वन ऑफ द एक्सपेंसिव हॉस्पिटल्स में आता है। यस यस। तो ठीक है, उसमें अगर ये 200-250 का है तो ओबेद जो अल्फला हॉस्पिटल है और वहां सस्ता उससे होगा जी। आदमी होता है। और ये कोई रोज थोड़ी और ये करवाने जहाँ आता है। पर ये लेबोरेटरीज जैसे बनी हुई हैं, तो लेबोरेटरीज में अगर आपकी इंश्योरेंस वगैरह हो, कार्ड वगैरह बना हो, तो इससे भी सस्ता हो जाता है। नहीं, लेबोरेटरी में हो नहीं ना सकता कि गायनाकोलॉजिस्ट ने ये टेस्ट लेना होता है, अच्छा, एग्जामिन वहाँ नहीं करना। हो सकता। ओके। नहीं, थैंक इसलिए ये जज़ाकल्लाह खैर करना फॉर होता है। करेक्टिंग मी। जी जी। ठीक है। मैं ना एक दो वीडियो आपसे शेयर करूंगी इसके बाद, ठीक है। 3 बार। एक ये पेपर कैसे लेते हैं उसको आप ना इस सेशन में मर्ज कर दीजिएगा अगर ताकि अभी आपके पास हो तो मैं यहाँ आपके साथ शेयर स्क्रीन कर सकती हूँ। मैंने अभी अलहदा से निकाल के नहीं रखी। ठीक है, नो अगर प्रॉब्लम। नो क्या प्रॉब्लम। होता तो मैं बेहतर क्या निकाल लेती। ठीक है, जो पेप्समियर है वो गायनाकोलॉजिस्ट ही ले सकती है। ये समझने के मैक्सिमम 30 सेकेंड लगते हैं इसको लेने के ओके। लिए। ठीक है, ये कोई बहुत बड़ा टेस्ट नहीं है, बहुत डिस्कम्फर्ट नहीं देता, लेकिन अगर डिस्कम्फर्ट किसी को रियली कोई सेंसिटिव है भी तो जस्ट 30 सेकेंड डिस्कम्फर्ट फॉर हर बेनिफिट। एग्जैक्टली ठीक है ना। अच्छा, आप ये बताइएगा क्या ये जो इसका एग्जामिनेशन होता है, ये क्या ब्रेस्ट कैंसर को भी डिटेक्ट कर लेता है? नहीं, ब्रेस्ट कैंसर का सर्विक्स की स्क्रीनिंग से कोई ताल्लुक नहीं है। वो एक अलग एंटिटी है, ये एक अलग एंटिटी है। हम पहले सर्विक्स को कवर करते फिर ब्रेस्ट पे आते हैं। अच्छा, अब होगी दूसरी इंपॉर्टेंट ये चीज। करते कैसे हैं, आप बताना ये चाहेंगे? पेप्समियर। जी। यानी इसका तरीका क्या होता है करने का, ताकि थोड़ा सा लोगों को अवेयरनेस आ जाए, जो लोग डर। तो जैसे डिलीवरी के वक्त एग्जामिनेशन करते हैं ना, जी जी। बिल्कुल वैसे एग्जामिनेशन करते हैं और हल्का सा स्वैब ले लेते हैं उसके सर्विक्स से, बस इतना आसान है। ठीक ठीक है। ठीक। तो वो कुछ सेल उतर के आ जाते हैं तो उसको हम भेज देते हैं लैब में कि वो सेल ठीक है। अगर वो सेल ठीक है तो अगले 3 साल के लिए वरी होने की जरूरत नहीं है। मेरे पास ऐसे केसेस आए हैं कि मैंने जब उनको एग्जामिन करने की कोशिश की, कभी उन्होंने करवाया ही नहीं, उनको मैंने कन्विंस करके पेप्समियर के लिए राजी किया और जब मैंने लटाया है तो मैंने इतने इतने बड़े कैंसर के मैसेज देखे हैं, ब्लीडिंग्स देखी ओहो। हैं जो कि प्रिवेंटेबल थे, रियली प्रिवेंटेबल थे। ठीक है। जी जी। जी ये जी। हो गई सर्वाइकल स्क्रीनिंग। अच्छा, दूसरा, कभी किसी ने ये सोचा है कि सर्वाइकल कैंसर क्यों होता है? हम्म। उसकी बहुत सारी रीजंस हैं। उसमें से एक रीजन है जिसपे आज जो मैं गोइंग टू हाईलाइट इज एचपीवी। ठीक है।
ठीक है। ठीक है। एचपीवी क्या होता है, अगेन मैं बात करना चाहूंगी कि एचपीवी जो है ना, वो बेसिकली एक जरासीम होता है, एक वायरस होता है जो कि बहुत सारी किस्मों में होता है। जैसे इन्फ्लुएंजा का नहीं हम कहते ए है, बी है, कोरोना भी तो इन्फ्लुएंजा की एक टाइप है ना, मॉडिफाइड। ये मैं इसी तरफ आ रही थी क्योंकि मैंने जो पढ़ा इस पे थोड़ा सा, तो उसमें 3 टाइप्स थी। क्या इसकी नहीं, 3 टाइप्स हैं या एक्चुअली ज्यादा भी हैं? बेसिकली ये बहुत सारी टाइप्स हैं, जो इम्पोर्टेंट है वो 4 है। ठीक हो गया जी। 6, 11, 16, 18, ये चारों की चारों, 6, 11, 16, 18, ये ठीक है। चारों की चारों मौके करती हैं, जिसको मौके वार्ड्स नहीं कहते। जी जी जी। ये मौके करती हैं जिस्म के किसी भी हिस्से में। ठीक है। ठीक है। तो खास तौर पे ये जेनिटल एरिया में अगर मौके हों तो ठीक उसको है। ओवरलुक ना करें, ठीक है। प्लीज उसको ठीक है। ओवरलुक ना करें। अगर तो वो 6 और 11 की वजह से होंगी तो वो खुद बहुत क्लियर हो जाएंगी, लेकिन अगर वो 16 और 18 की वजह से होंगे तो वो क्लियर तो हो जाएंगे, लेकिन वो जाते जाते सर्विक्स को प्रॉब्लम दे जाएंगे। ठीक है। ठीक है। अगर आपको मौके हैं वजाइनल एरिया में या कहीं भी जिस्म के हिस्से में, तो फिर तो और जल्दी आके ये सर्वाइकल स्क्रीनिंग करवाएं, बच्चादानी करवाएं। के मुंह का टेस्ट ठीक है। करवाएं। इतना ठीक है। आसान टेस्ट है कि मैं आपको बता नहीं सकती। क्या मैं यूट्यूब पे खोल के अभी दिखा सकती हूँ? दिखा दीजिए। दिखा दीजिए। दिखा दीजिए। तलबा, या बट जस्ट ओपन यूट्यूब। आपके पास शेयर स्क्रीन का ऑप्शन आ रहा है? हेलो, शेयर स्क्रीन का ऑप्शन आपके पास आ रहा है? Are you able to see our screen? ये मैं हाँ जी। Pap smear screening में pap smear, एक मिनट जी। हाँ जी। हाँ जी। ठीक है। तो जी, नज़र आ रहा है? आपको नजर आ रहा है? हाँ जी, नज़र आ रहा है। जी हाँ। इसकी आवाज़ नहीं है, नज़र तो आ रहा है। क्या ऑडियो भी है? सॉरी, मैंने आवाज भी शेयर करते हैं, रुकिए एक सेकंड। जी जी। आवाज नहीं शेयर हो रही, अब क्या करें? ठीक है। हाँ, अच्छा, ये बता रहे हैं कि अब देखिए इस मूवी में, ये देखिए ये वजाइना है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। और ये ब्रश हम लेके जाते हैं अंदर, ठीक और है। इसको हम ऊपर सर्विक्स के जैसे जस्ट टच करते हैं, जस्ट ठीक है। 1 सेकेंड, और बस ठीक। इट्स डन। कुछ भी ठीक नहीं है, है ये तो। कुछ भी नहीं है ना। और देखिए लोग इतना इससे डरते हैं कि मैं बता नहीं सकती। बेटा फिनिश कर दो, यानी आपने ठीक। देखिए सो इजी। ठीक हो गया। ज़बरदस्त हो गया। ठीक है।
ठीक हाँ, है, जबरदस्त होता तो है। ये पेप्समियर जस्ट इट टेक रियली 1 सेकेंड, ठीक है। मैक्सिमम हाँ, 30 सेकंड में हम ले लेते हैं पेप्समियर, लेकिन अवेयरनेस हो तो, लोग एग्री हो तो हम लेना, ठीक है। सही चले, अब हमारी कॉल अभी कम से कम अवेयरनेस तो लेकर आएगी। अब इंशाल्लाह ताला देख भी लिया है इन लोगों ने, तो इंशाल्लाह ताला और ज्यादा बेहतर हो जाएगा। अच्छा, ये बताइए कि व्हाट डज एचपीवी स्टैंड्स फॉर, और ये जो है क्या, ये सिर्फ औरतों को ही लगती है या आई डोंट नो ये लड़कों वगैरह को भी, आदमियों को भी लगती है? अच्छा, ये एचपीवी जो है ना, जी बेसिकली ये वन ऑफ द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, फीमेल से मेल और मेल से फीमेल में आता है, जी जी, जब भी मैंने और पूछा आपसे। ये दोनों में हो सकता है, और ये मस्ट नहीं है कि सिर्फ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड हो, ये स्किन टू स्किन कांटेक्ट से होता है, ये हर किस्म के सेक्सुअल वे से भी होता है, टॉयलेट सीट से भी हो सकता है। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स ये मौकों के साथ आते हैं पोस्ट लेजर। ठीक देखिए, है। ये लेजर क्लिनिक्स वाले बहुत क्लेम करते हैं कि ये बहुत स्टेरिलाइज्ड हैं, ये हैं, वो हैं। मैंने अब तक तकरीबन मैंने बहुत केसेस देखे हैं जो लेजर के बाद आई हैं, और सिंगल भी हैं, सही ठीक है। बात। तो सही अब बात। आप सब पे डाउट तो नहीं ना लेके बैठ सकते, पेशेंट यूजुअली स्पीक ट्रूथ इन फ्रंट ऑफ डॉक्टर, तो एग्जैक्टली। मोस्ट लाइकली फिर वो लेजर ही रह जाती है। यानी आप अच्छे क्लिनिक्स में जाएं थोड़ा, इसमें मैं ये भी नहीं कहूंगी कि प्राइसी हैं तो अच्छी हैं, ये तो क्लिनिक वालों के जमीर पे है, ठीक है। ठीक है। तो लेजर कराते वक्त एहतियात करें कि वो आपके लिए जो लेजर की प्रोब यूज कर रहे हैं उसके ऊपर जो डिस्पोजेबल उन्होंने हुड लगाया है कि नहीं। ये लोग यही क्लेम करते हैं कि हमने स्टेरिलाइज कर दिया, ऊपर थोड़ा बहुत प्लास्टिक चढ़ा देते हैं, बट डोंट गेट सेटिस्फाइड। उन्हें प्रॉपर आपके सामने डिस्पोजेबल हुड लगाएं तो लेजर करवाएं, अदरवाइज लेजर ना करवाएं। इससे बेहतर है कि घर में खुद लेजर कर लें, ठीक है। ठीक हम है। जल्दी जल्दी आगे चलते हैं, ताकि हम ज्यादा काफी जो है जितना आज के सेशन में हम कवर कर लें, क्योंकि आपको अच्छा, पकड़ना भी मैं मुश्किल। देख सकता कि बहुत सारे टॉपिक्स कवर हो सकेंगे, इंशाल्लाह मैं आपको जरूर दोबारा टाइम दूंगी, और क्योंकि मैं चाहती हूँ रियली लोगों को पता चले, जरूर पता ही जरूर, हम नहीं। तो आपसे सीखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, और बिल्कुल। आज के सेशन को भी हम जो आज का घंटा है उसको इंशाल्लाह ताला अवेल करेंगे। आगे चलते हैं जी, मेरी बहन। आप ये बताओ कि ओवर एक्टिव ब्लैडर के बारे में बात करते हैं हम लोग। एचपीवी वैक्सीनेशन, ये दिस इज द सेम थिंग। या नहीं, ओवर एक्टिव ब्लैडर तो वो पेशाब की प्रॉब्लम्स है, हाँ। ठीक है। तो ये जो एचपीवी की मैंने बात की है ना, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, जो कि सर्विक्स का कैंसर कर सकता है, जिसको जो कि सिंपल मौके दिखते हैं लेकिन अल्टीमेटली वो सर्विक्स का कैंसर करवा सकते हैं, उसके प्रिवेंशन के लिए भी वैक्सीनेशन अवेलेबल है। और ठीक है। यकीन करें कि मैं आपको बता दूं कि 90% लोगों को नहीं पता, हमें सर्वाइकल कैंसर के बचाव की वैक्सीनेशन है। किसी को ये आइडिया ही नहीं है हमारी कौम में 70% लोगों को कि हम सर्वाइकल कैंसर सिर्फ एक वैक्सीनेशन से बचा सकते हैं। और वो वैक्सीनेशन कब देनी चाहिए, लड़कों और लड़कियों को दोनों को। पहले 12 इयर्स ऑफ एज से कहते थे, लेकिन अब 9 इयर्स की एज से कह रहे हैं कि दे, यानी रिकमेंडेशन है। और 3 डोजेज होती है उसकी, जैसे हेपेटाइटिस की वैक्सीनेशन से हम हेपेटाइटिस बचा सकते हैं, एचपीवी की वैक्सीनेशन से हम सर्वाइकल कैंसर बचा सकते हैं। चलिए, मैं अब इस टॉपिक पे जितने क्वेश्चन आएंगे उनको आंसर कर दूंगी। अभी आपने ओवर एक्टिव ब्लैडर की क्वेश्चन ओवर किया एक्टिव था। ब्लैडर की तरफ, हाँ, यहाँ चलते हैं। ये बताइए कि हाउ इट कैन बी स्टॉप्ड, और ओवर एक्टिव ब्लैडर क्या होता है, ये तो आप मुझे बताएंगी ना। मैं बताऊंगी ना, ठीक है, मैं बताऊंगी। मैं इसको इस तरीके से स्टार्ट करना चाहूंगी बताना कि ठीक है। हमारी कम्युनिटी में ठीक है। औरतें जो हैं, इसमें कोई भी नेशनैलिटी ले लें, ठीक है। औरतों को यूरिनरी जब प्रॉब्लम होती है ना, वो घर में भी शर्मिंदगी के बायस मुंह नहीं खोलती, और डॉक्टर के पास भी बहुत लेट जाती है, ठीक है। अच्छा, अब शायद ही कोई औरत होगी कि जिसको ये यूरिनरी प्रॉब्लम्स जो हो ना हो। जिस दिन से औरत पैदा होती है, बल्कि जैसे जैसे एज फैक्टर बढ़ता जाता है, ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है। एग्जैक्टली, अब यूरिनरी प्रॉब्लम में एक तो रिकरेंट यूटीआई है,
उस टॉपिक को मैं आज टच नहीं कर रही, क्योंकि उसको मैंने, ये रिकरेंट यूटीआई का मतलब होता है कि बार बार यूरिन का इन्फेक्शन होना, वो एक सेपरेट एंटिटी है, इट नीड 1 आवर टू बी डिस्कस्ड। उसमें बहुत सारे फैक्टर्स कंसिडर होते हैं और वो भी प्रिवेंटेबल है बाय द वे, ठीक है। अच्छा। दूसरा, जो प्रिवेंटेबल की यानी हम कुछ सर्टेन मेजर करें तो हमें बार बार यूरिन का इन्फेक्शन नहीं होगा। अब ठीक है। दूसरा जो टॉपिक है जिसको हमने कहा था कि हम टच करेंगे आज, वो है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, गैर अरादी पेशाब का निकलना या बहना। जी। वो दो किस्म के, एक जिसमें औरत चीखती है अपने बच्चों पे कि बात सुनो भाई, इतने में उसका यूरिन निकल जाता है, कफ करती है उसका यूरिन निकल जाता है, खांसती है उसका यूरिन निकल जाता है, हंसती है उसका यूरिन निकल जाता है, कोई वजन उठाती है उसका यूरिन निकल जाता है। उसको हम कहते हैं स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। वो ट्रीटेबल है। कॉन्स्टिपेशन जिनमें ज्यादा होती है, जो जो बार बार जिनकी प्रेगनेंसीज होती है, ये किन में होता है, बार बार जिनमें प्रेगनेंसीज होती है उनमें, जिनको दायमन खांसी रहती है, दायमन कब्ज रहती है, वो बहुत भारी काम करती हैं, वजन उठाती हैं, घर में बहुत ज्यादा काम करती हैं, फिर जो है ये ये जो है मल्टीपल डिलीवरीज के बाद हो जाता है इसकी, और जिनमें ओवरवेट जो होती है, ठीक है। ठीक है। ये ठीक है। ये इसको हम लफ्ज जो यूज करते हैं, पेशाब का उस वक्त निकलना जब औरत वजन उठाए, खांसी करे, हंसे, जोर से बोले या तेजी से हरकत करे। तो इसकी ट्रीटमेंट होती है वजन को कम करना और कुछ खास तौर की एक्सरसाइजेस बताई जाती हैं जिससे ये कुछ हद तक इस पे काबू पा लिया जाता है। लेकिन अगर ये ठीक ना हो तो इसका फिर छोटा सा एक ऑपरेशन ही होता है, ठीक है। दूसरी किस्म का पेशाब गैर इरादी तौर पे निकलना जो होता है ना, वो तो बहुत ज्यादा कॉमन है। ये छोटी बच्चियों को भी हो जाता है, टीनेजर्स को भी हो जाता है, और 40-50 साल की उम्र की में तो तो ये किसी और को, जी औरतों के अलावा ये बच्चों वगैरह में भी तो, ये लड़कों में भी तो ये मसला हो जाता है। जी, उसमें प्रॉब्लम क्या होती है स्ट्रेस। कि आप दिन में कम से कम 10 दफा 12 दफा बाथरूम जरूर जाते हैं, ठीक है। बाथरूम के दरवाजे पे पहुंचते हैं, पेशाब निकल गया, ठीक है। नलका खोला, पेशाब निकल गया, सोचा कि मैंने बाथरूम में जाना है, पहुंच नहीं सकते, किसी मॉल में जाते हैं तो पहले बाथरूम ढूंढते हैं फिर कोई खरीदारी करते हैं, सही बात है। रास्ते में 6 दफा गाड़ी रुकवाते हैं अगर आप 2 घंटे की भी ड्राइव पे जा रहे हैं, बिल्कुल, प्लस बिल्कुल, रात में 3 दफा जरूर उठते हैं। तो ये बिल्कुल। सारी चीजें जिसमें हो, वो वाली पहली वाली नहीं जो मैंने कहा है, खांसी, हंसना, वजन उठाना, कब्ज, और इन चीजों से जो पेशाब निकलता है उसका बिल्कुल अलग कहानी है, उसको स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस कहते हैं, ठीक है। उसका इलाज एक्सरसाइज, वजन का कम करना, खांसी को रोकना, कब्ज को कम करना, और अगर किसी चीज से ठीक ना हो रहा तो ऑपरेशन है, वो बिल्कुल अलग कहानी है। तो दूसरी, जी, कुछ मैंने एक दफ़ा एक इस तरह का भी केस मैंने देखा था कि कुछ दोनों, दोनों में कुछ उन लड़कों में भी जैसे हो जाता है जिनका वज़न ही नहीं है। हाँ बिल्कुल हो जाता है। उसकी रीजन भी मैं बताती हूँ। ये ओवर एक्टिव जो ब्लैडर है ना, इसको कहते हैं गैर अरादी पेशाब का निकलना और जी, पेशाब को कंट्रोल ना कर पाना, ठीक जी, है। इसमें बंदा कम से कम दिन में 10 दफा पेशाब करने जाता है, जी, जी, बाथरूम के दरवाजे का हैंडल घुमाते हैं, पूरा पेशाब निकल जाता है, फिर मैं दोबारा वही यूज कर रही हूँ, बाथरूम में जाता है, नलका खोलते हैं, बाथरूम में अभी सीट, जी, टॉयलेट सीट पर भी नहीं बैठ पड़ता और यूरिन निकल गया। जी, रात को 2 से 3 दफा ये उठते हैं, ये अपने बाजुकात अपने आपको चोट लगवा लेते हैं, क्योंकि ये इतनी तेजी से उठते हैं कि भाई बिस्तर ना बिल्कुल। खराब हो जाए, अंधेरा होता है, और ये बाथरूम में पहुंचने से पहले खास तौर पे ये बहुत कॉमन है 40 से 60 साल की औरतों में, कि अच्छा, वो वो जो रात, बच्चे वगैरह का भी, जो छोटे बच्चों में भी जो निकलना शुरू हो जाता है, उसका क्या है? उसके उसके कुछ उसमें साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, डाइवर्टिकुलाई होते हैं, रिपीटेड इन्फेक्शन होते हैं, वो भी एक यानी एंटिटीज है, जैसे ठीक है। छोटे बच्चे होते हैं ना, जो बिस्तर गीला कर देते हैं, आपको पता है हाँ वो, जी, उसमें बल्कि इनफैक्ट साइकोलॉजिकल फैक्टर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है।
जो बिस्तर गीला करने वाला है ना, उसमें जी जी साइकोलॉजिकल फैक्टर है, ब्लैडर का पैदाइशी तौर पे छोटा होना है और यूरेथ्रल डाइवर्टिकुलम में बहुत सारी चीजें हैं उसमें। ये जो गैर इरादी तौर पे 40 साल की उम्र के बाद पेशाब कंट्रोल नहीं ना होता, बार 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 बाथरूम क्या समझे, जहाँ बाथरूम नहीं वहां तो हम जा ही नहीं सकते। जी तो जी। ये इसकी एक रीजन जो है ना बैक एक और डिस्क प्रोलैप्स भी है। ठीक है और वजन कम करने से दोनों किस्म की यूरिन की प्रॉब्लम कम हो जाती है। ठीक है। ठीक है। तो ये जो दूसरी किस्म की प्रॉब्लम है ना, जिसमें आप 10 दफा दिन में बाथरूम में जाते हो, बाथरूम में पहुंचने से पहले पेशाब निकल जाता है, मॉल में 3-3 दफा बाथरूम में जाते हो, रात को उठ के भागते हो, उसका इलाज सिंपल मेडिसिन है। और अब तो 6-7-8 किस्म की मेडिसिन मार्केट में आ चुकी हैं। उसका सिंपल लाइफस्टाइल चेंज करना है कि रात को सोने से पहले 3 घंटे पहले पानी ना पिए। तो जब आप ठीक। रात को 3 घंटे सोने से पहले पानी नहीं पियेंगे तो पेशाब बनेगा ही नहीं, तो आएगा ही नहीं। ठीक है। ताकि रात को तो चोट लगने से अवॉइड कर सकें अपने आप को, कुछ भाग्य ना आना पड़े। और दूसरा चीज है कि इसका सिंपल एक गोली है, 3-4 किस्म की गोलियां अवेलेबल हैं, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, वो आपको गोली लिख दें। नो नीड टू सफर, रियली नो एग्जैक्टली नीड टू सफर। इसका कोई इलाज होम्योपैथी में भी है अगर आपकी नॉलेज में हो? नहीं, मुझे नहीं पता। लोग बहुत किस्म के होम्योपैथिक हकीम के इलाज यूज करते हैं। मुझे ज़ाहिर है आई एम नॉट ठीक है। कंसर्न विद दैट एंड आई हैव नो जस्ट नॉलेज। आस्किंग यू इफ यू हैव द नॉलेज। जी जी। ठीक है, कोई मसला नहीं है। अच्छा ये बताइए, ये जो एक तो वो नहीं, नॉर्मल। मुझे ना एक मैं इंटरप्ट कर रही हूँ आपको कि मुझे पता नहीं ये एक फीलिंग आ रही है कि मेरा ये सेशन समझ भी आ रहा है कि नहीं। आ रहा है बहुत, जब मुझे आ रहा है, मैं एक बंदा जिसको नॉलेज भी नहीं है इस चैप्टर के बारे में, जब मुझे आ रहा है तो आप बिल्कुल फिक्र ना करें, सबको आ मैं रहा है एक दफा अल्हम्दुलिल्लाह। यूरिनरी प्रॉब्लम को समराइज कर दूं दोबारा से, बिल्कुल कर दें, बिल्कुल कर दें। ठीक है? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि रियली औरतें जो हैं जिनको यूरिनरी प्रॉब्लम्स हैं, हाँ हाँ प्लीज प्लीज। को कंट्रोल नहीं कर सकती, प्लीज खुदारा वो घर में खामोशी से ना बैठे रहें। हाँ बैठे हैं, जी जी। में शर्म नहीं है। 10-10 साल लोग अपने पेशाब की प्रॉब्लम्स को पैड रख रख के वो नीचे के एरिया की स्किन को खराब करके आती हैं। बहुत मुश्किल से आती हैं, एंड स्टेजों पे आती हैं जिनमें फिर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। एग्जैक्टली। एक तो ये कि मैं आप लोगों को सबको एडवाइस करूंगी कि प्लीज पानी दिल खोल के पिए। दूसरा, जब पेशाब आए तो उसको रोके नहीं। ये ना कहें कि मैं जरा ये ड्रामा खत्म हो ले, 10 मिनट ठहरो, मैं थोड़ी देर बाद पेशाब बाथरूम में जाती हूँ, ये मैं हंडिया भून रही हूँ, मैं थोड़ी देर के बाद जाती हूँ। हर चीज को रोक के अपने पेशाब को एहतराम दें और पेशाब करने फौरन चले जाएं। जब आप पेशाब रोकते हैं तो गुर्दे पे दबाव पड़ता है, इन्फेक्शन का चांस बढ़ता है और लेटर एज में यूरिनरी प्रॉब्लम ज्यादा होती है। दूसरी चीज ये है कि पानी पीना। तीसरी चीज एनाल्जेसिया कम लेना। चौथी चीज जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन यानी कि अपनी हाइजीन का ख्याल करना। तो सही। इससे करंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन नहीं होते। जब पेशाब गैर इरादी तौर पे निकलता है तो वो दो किस्म का है, एक को स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस कहते हैं, एक को ओवर एक्टिव ब्लैडर कहते हैं। जो स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है उसमें खांसी, हंसना, वजन उठाना, कब्ज, चीख के बोलना, लड़ाई करना, किसी चीज से भी पहले तो पेशाब ही निकल जाता है बात करते करते, यानी आपने चीख के आवाज दी और मसला खराब, बिल्कुल। नमाज नहीं पढ़ सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। उसके बाद दूसरी किस उसके इलाज जो है वजन कम करना, एक्सरसाइज और सर्जरी है। दूसरी किस्म का कि बार बार बाथरूम में जाना और अर्जेंसी होती है कि भी बस ये कि इमरजेंसी ना नाफज हो गई है, नहीं मिला बाथरूम तो प्रॉब्लम। तो उसको हम ओवर एक्टिव ब्लैडर कहते हैं। रात को 3-4 दफा उठना गैर इरादी तौर पे, बाज का तब उठते हो तो देखते हो बिस्तर भी गीला हो चुका होता है, दिन में 10-10 दफा जाते हो, बाथरूम की थॉट आते ही पेशाब निकल जाता है, मैंने ऐसे भी देखा है। और आप नलका खोलते हो सिंक में, किचन में, और यूरिन निकल जाता है। इसकी सिंपल वो दवाई। साइकोलॉजिकल इश्यू हो जाता है ना आपके साथ, वो साइकोलॉजिकली आपको। मेरी सास है बेचारी, वो पूरा दिन हमारा ये चल रहा होता है, मैं कहती हूँ अम्मी अभी तो आई है वो बेचारी फिर कहती है मैं एक और दफा जरा होकर आ जाऊं। सिंपल 2-3 किस्म की दवाइयां मौजूद हैं। एक से ना ठीक हो तो दूसरी दे देते हैं, दूसरी ना हो तो तीसरी दे देते हैं। और इसका एक और इलाज भी है, जो फेस पे हम बोटॉक्स नहीं लगाते,
जी 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 जैसे हमने सर्वाइकल स्मीयर अभी पेप स्मीयर दिखाया है ना जी जी कैसे करते जी हैं, जी जी इतना इजी है कि हम ब्लेडर में बोटक्स लगाते हैं, 2 साल वो अपना पेशेंट जो है यूरिन कंट्रोल करने के काबिल हो जाता है। तो हर जबरदस्त। चीज मौजूद है, कोई आए तो सही यूरिनरी प्रॉब्लम्स के साथ, हर अब चीज आप मौजूद। देखें इस कॉल के बाद ना इंशाल्लाह आए ताला। मेरे पास, ना आए किसी के पास जाए, पर प्लीज घर में अवेयरनेस तो आ गई ना, जो आपने बड़ा जबरदस्त काम जो आज किया है, वो तो इंशाल्लाह ताला अवेयरनेस होगी तो ऑब्वियसली लोग इस तरफ आएंगे भी। अच्छा मुझे ये बताएं मेरी बहन, ये तो एक जो पीरियड्स की ब्लीडिंग होती है, उसके अलावा भी जो वेजाइनल ब्लीडिंग वगैरह पीरियड्स के अलावा भी जो हो रही होती है, इसकी क्या वजूहात हैं और इसका किस तरह से इसको क्योर किया जा सकता है? तो हम एज रिलेटेड करते हैं, ठीक है। जी जी अभी ये क्या, किस एज में, एक तो हमारे पास बच्चियां आती हैं बिफोर एज ऑफ 20 इयर्स, उनकी शिकायत होती है 2 किस्म की, कि हमारे पीरियड्स जो है ना इरेगुलर हैं, किसी को 3 3 महीने पीरियड्स नहीं होते, और किसी को जो है बहुत ज्यादा होते हैं, और जी किसी को जी ये महीने में 2 2 दफा हो रहे होते हैं। जी जी मेरी एडवाइस उन बच्चियों के लिए ये है कि उन बच्चियों को खुदारा छोड़ दें उनके हाल पे, उनको कुछ ना दें, सिर्फ उस सूरत में उनको ट्रीट करें अगर उनको बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है। अगर ठीक उनको है 2 महीने भी ब्लीडिंग नहीं होती, 2 महीने भी पीरियड्स नहीं होते, हल्के हल्के 2 दफा महीने में पीरियड्स हो जाते हैं, 3 दफा हो जाते हैं, तो कुछ ना दें अनटिल अनलेस कि उनके और भी कुछ सिम्टम्स अपीयर हो रहे हैं, कि बहुत ज्यादा हेयर बहुत ज्यादा हो गए हैं, या जो है उसको एब्डोमेन में बहुत ज्यादा पेन हो रही है, या कुछ अदर रिलेटेड सिम्टम्स हैं, तो डॉक्टर को जरूर दिखाएं। अदरवाइज जो ये सिस्टम है ना औरत का मेच्योर होने का, ये एटलीस्ट 18 इयर्स की एज लेता है, यानी 18 इयर्स ऑफ एज तक होता है। और आजकल पीरियड्स की एज हो गई है जल्दी, 10 साल 11 साल की बच्ची को हो जाते हैं पीरियड्स, और वो सिस्टम मेच्योर नहीं हुआ होता। तो प्लीज कोशिश करें कि बच्चियों को हार्मोन्स ना खिलाएं, उनको अच्छी सी गजा दें, उनकी यानी आजकल तो इशू जो है ना, 2 किस्म की कम्युनिटीज हैं। एक किस्म की कम्युनिटी ये है कि उसमें हमें ये एडवाइस करनी पड़ती है कि प्लीज अपने बच्चों को कम खिलाएं, और एक किस्म की कम्युनिटी ये है कि जिनको कहना पड़ता है प्लीज हेल्दी खिलाएं, ताकि आपके बच्चों का वेट बिल्कुल। नहीं। तो यहाँ पर जैसे हम लोग सऊदी अरेबिया में रह रहे हैं, तो यहाँ तो आपने देखा होगा कि लड़कियों की शादियां भी अर्ली एज में कर लेते हैं, क्योंकि एक तो इनको पीरियड्स वगैरह भी अर्ली एज में आ जाते हैं। उसकी वजह क्या है कि यहाँ पर खजूर की फरावानी है। सुबह से शाम बच्चियां नहीं, खजूर की फरावानी को आजकल भूल जाएं आप, इधर फास्ट फूड की फरावानी है। होते हैं, तो वो अर्ली एज में डेंगू वगैरह भी आ जाते हैं। मेरे ख्याल से थोड़ा सा नेट इशू आ अभी जी आपको जी आ जी रही है? इधर हाँ हाँ आ खजूर रही। की फरावानी को आप छोड़ें, इधर फास्ट फूड की फरावानी है, फास्ट फूड की चॉकलेट भी की करा। फरावानी है, ये है मेन इशू। जी जी ठीक है। और उसके बाद एक एज ग्रुप है अबव 18 टिल 35, जी जी उसमें एबनॉर्मल विजाइनल ब्लीडिंग की मल्टीपल कॉजेज हैं। ये यूट्रस से भी हो सकता है, सर्विक्स से भी हो सकता है, हार्मोनल इम्बैलेंस से भी हो सकता है, पॉलीसिस्टिक ओवरी से भी हो सकता है। और इसके लिए आप सिर्फ अल्ट्रासाउंड ना कराएं प्लीज, डॉक्टर को पूरा चेक कराएं कि कहीं आपको वजाइना और सर्विक्स के इन्फेक्शन की वजह से तो नहीं ब्लीडिंग हो रही। फिर अपने हार्मोन, खास तौर पे थायराइड चेक कराएं, अपने वजन को ऑप्टिमल रखें, अल्ट्रासाउंड भी करवा लें इसमें, लेकिन साथ चेकअप भी जरूर कराएं। अच्छा, एक कैटेगरी है जिसपे मैं खास तौर पे आज डिस्कस करना चाहूंगी, जिसको हम कहते हैं पेरीमिनोपॉजल, कि जो जो है वो हमारी कम्युनिटी में ये भी है कि मेनोपॉज की एज जो है ना वो 51 नहीं है, जो कि एवरेज एज है, थोड़ी कम है, जी जी 45 है, मुझे यही लगता है ज्यादातर को ना। सही। तो 40 ईयर से लेके जो 51 का ईयर है ना, उसमें ये बहुत सारी वुमेन्स आती हैं एबनॉर्मल वजाइनल ब्लीडिंग के साथ, कि हमें बहुत ब्लीडिंग है। ठीक है। अच्छा, अभी इसकी मैंने आपको बहुत सारी कॉजेज बताई हैं कि यूट्राइन कॉजेज है, यूट्रस में फाइब्रॉइड भी आपने सुना होगा, जी जी फाइब्रॉइड्स भी है, हार्मोनल इम्बैलेंस भी है, मल्टीपल कॉजेज हैं। लेकिन जो मैं खास तौर पर टच करना चाहती हूँ ना, जिसपे मैं बहुत ज्यादा तकलीफ महसूस करती हूँ, जी कि जी हमारी जो
खवातीन और बहनें हैं जो 40 इयर्स से 50 इयर्स के दरमियान आती हैं ना, और वो उनको बहुत सीवियर ब्लीडिंग हो रही होती है, जब हम अल्ट्रासाउंड करते हैं तो हम उनकी, जिसको एंडोमेट्रियम यूट्रस की वॉल की लाइनिंग या यूट्रस की दीवार की थिकनेस है, वो जब हम ज्यादा देखते हैं और हम उनको कहते हैं कि प्लीज ये पेप्समियर जो अभी बात की है, और साथ अपना एंडोमेट्रियल सैंपलिंग करा लें, जैसे अभी आपने पेप्समियर करते देखा है ना, जी जी एंडोमेट्रियल सैंपलिंग भी बिल्कुल इसी तरह हो जाती है, जस्ट 1 सेकेंड के लिए। उससे हम सेल ले लेते हैं। जी जी उसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि वो सेल जो है वो खराब होना शुरू हो सकते हैं इस एज में, तो उनको देखना बहुत जरूरी है। लेकिन हर कोई डर के रिफ्यूज कर देता है कि पता नहीं डॉक्टर साहब क्या करना चाहती हैं और क्या है, और वो सिंपल जो है ना खुश रहती हैं प्रोजेस्टेरोन की टेबलेट्स के साथ, जिसमें डिफेस्टन है, प्राइमोलेट एन है। और बेसिकली इसके लिए बेस्ट जो ऑप्शन होती है कि पहले आप टेस्ट करवाएं, अगर आप अफोर्ड करते हैं, आपकी इंश्योरेंस कवर करती है, तो टेस्ट पहले करवाएं। उसके बाद ट्रीटमेंट ऑप्शंस के हजारों दरवाजे खुल जाते हैं। उसकी एक ट्रीटमेंट हमारे पास ये भी है, जिसको हम आईयूडी कहते हैं, या जिसको हम ये कहते हैं कोयल, हार्मोन वाली कोयल भी बहुत बेनिफिशियल है उन औरतों के लिए जो 40 से 50 साल की उम्र में हैवी ब्लीडिंग के साथ आती हैं। अगेन ये इतनी बड़ी डिस्कशन है कि इसकी इतनी सारी कॉजेज हैं ये एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग की, लेकिन अल्टीमेटली मैं यही कहूंगी कि अगर आपको एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो रही है, फुल चेकअप जरूर करवाएं एक सेटिंग की, खास तौर पे जो औरतें 35 और 50 साल की उम्र के दरमियान में है, खुदारा अंदर से चेकअप करवाएं, डॉक्टर की बात सुने। अगर वो कहती हैं कि हमने आपके सर्विक्स और यूट्रस की दीवार का सैंपल लेना है, तो लेने दें, ये आपके बचाव के लिए ही है, सही उससे बात डरे नहीं। ये 1 सेकंड का प्रोसीजर है, और ये आपको कितनी इंफॉर्मेशन देके कितनी प्रॉब्लम से बचा सकता है, आप सोच नहीं सकती। बिल्कुल। अच्छा, मैं चाहूंगी कि अब हम लोग थोड़ा सा टाइम भी शॉर्ट हो रहा है, थोड़ा सा जल्दी से मैं चाहती हूँ उसको भी अगर आप टच कर दें, प्रोलैप्स को जो है अगर आप टच कर दो कि व्हाट आर द साइंस एंड सिम्टम्स प्रोलैप्स टच ऑफ। करूं कि ब्रेस्ट स्क्रीनिंग टच करूं? एक कर सकती हूँ। अच्छा, ब्रेस्ट स्क्रीनिंग आप टच कर लीजिए। हाँ, क्योंकि वो फिर प्रोलैप्स हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में कर ठीक लेंगे, ठीक है। ठीक ठीक। अच्छा, ब्रेस्ट, जैसे हमने सर्विक्स की स्क्रीनिंग की बात की है ना, तो ब्रेस्ट स्क्रीनिंग भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है देखिए, सर्विक्स का कैंसर हम ठीक है सिर्फ एक वैक्सीनेशन और ईयरली एग्जामिनेशन से प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। और हमें ठीक। क्या मिलता है? एक सरप्राइज मिलता है। ओह, हमने देखा, और हमारा उस वक्त दिल कितना खराब होता है कि प्रिवेंटेबल चीज थी और प्रिवेंट नहीं हो सकी, ठीक ठीक बात है। है। और उसके बाद जो है, अब आ जाती है ब्रेस्ट। ब्रेस्ट भी प्रिवेंटेबल है। 6 मंथ टू 1 ईयरली अपनी ब्रेस्ट को खुद एग्जामिन करें, ठीक है। ठीक है प्लस ये है कि जब आपकी एज जो है वो 40 से 45 के दरमियान हो, तो मेमोग्राम करा लें। मेमोग्राम जो है वो स्क्रीन कर देगा अगर इनिशियल प्रॉब्लम है, क्योंकि आपके हाथ से चीज मिस हो सकती है एग्जामिनेशन में, लेकिन मेमोग्राम पिक कर लेते हैं। आजकल तो हम मेमोग्राम के बजाय बहुत सारे लोगों का अल्ट्रासाउंड करा रहे हैं, वो भी इक्वली सेंसिटिव है। अब उसके बाद जो है 45 से ऑनवर्ड मस्ट है कि आप ईयरली करवाएं, प्लीज प्लीज ईयरली करवाएं, क्योंकि उस वक्त सबसे ज्यादा इंसिडेंट होता है ब्रेस्ट कैंसर के होने का। और ये एक छोटा सा टेस्ट है, वही मैं हबीब की प्राइस जानती हूँ, 600 रियाल है मेमोग्राम की प्राइस, और अल्ट्रासाउंड की भी तकरीबन 300-400 रियाल है ईयरली। अगर आप अपने पैसे भी जोड़े जमा करें, जिसको कहते हैं ना कि भी जमा करें, यहाँ तो मेरे ख्याल तो से ये जो लेबोरेटरीज वगैरह हैं यहाँ पर, यहाँ रियाज के अंदर भी तो वो लोग कर देते हैं, उनके पास 250 से 300 अलग अलग चार्जेस वगैरह इधर हो जाते हैं। वो कर देते होंगे। मेमोग्राम, अल्ट्रासाउंड, जी जी ब्रेस्ट ईयरली जरूर करवा लें, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन जरूर करें। जिनकी फैमिली हिस्ट्री है ब्रेस्ट कैंसर की, उनको तो उससे भी ज्यादा बिल्कुल। केयरफुल होना
चाहिए। ये सारी प्रिवेंटेबल चीजें हैं जो रियली आप लिटिल एफर्ट से अपने आप को हेल्दी बना सकते हैं। प्रेगनेंसी में और प्रेगनेंसी के बाद भी औरतें जो है ना ज्यादातर हमारी कम्युनिटी की सऊदी औरतें तो हर लिहाज से अस्पताल पहुंच जाती हैं। जी लेकिन जो हमारी कम्युनिटी की औरतें हैं ना, जब प्रॉब्लम थोड़ी ज्यादा होती है तब अस्पताल आती हैं, यहाँ जब प्रेग्नेंट होती हैं तब आती हैं और अनीमिया के साथ आती हैं, और जब डिलीवर होती हैं तो उसके बाद फिर से वो बच्चे की केयर करने में गायब हो जाती हैं, क्योंकि फैमिली होती नहीं है इधर, और फिर भी वो कभी स्क्रीनिंग के लिए दोबारा नहीं आती या फिर नेक्स्ट प्रेगनेंसी में आती हैं। इस ट्रेंड को थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है। हमारे यहाँ की एक वो है ना, एक क्या कहते हैं उसको, इंटरनेशनल टैबलेट कह लें या अवामी दवाई जिसको कहते हैं, वो पैराडॉल है ना, तो वो हर और चीज का एक इलाज जो है पैराडॉल है। मैं बताऊं, शॉपिंग के लिए हम लोग टाइम निकालते हैं, हम लोग जो है अपने एंटरटेनमेंट का टाइम निकालते हैं, हम हर बिल्कुल। चीज के लिए टाइम निकालते हैं। जस्ट आप अपॉइंटमेंट लें और प्रॉपर तरीके से सिर्फ 1 घंटे के लिए साल में एक दफा अपनी सर्विक्स और ब्रेस्ट चेक करवा लें, तो मेरा ख्याल है कि आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। चलें, बस ये आखिरी अगर आप टच करना चाहें तो बता दें, वरना अगर कहेंगी तो हम नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह ताला लेंगे। ये वेजिनोप्लास्टी और लेबियोप्लास्टी जो है, ये अगर इन 2 लफ्ज में बता सकें आप। अच्छा, वजाइनोप्लास्टी जो है ना, वो बेसिकली ये, अगर आप मुझे मौका दें तो मैं नेक्स्ट सेशन में डायग्राम्स के साथ एक्सप्लेन करना चाहूंगी, क्योंकि वजाइनोप्लास्टी में एक तो ये बाहर से तंग कर देते हैं शक्ल को, लेकिन अंदर से कोई फायदा नहीं होता। और एक ही होता है वजाइनोप्लास्टी जिसको हम कहते हैं कि रिपेयर, जिसको तरमीम भी कहते हैं, रिपेयर भी कहते हैं, वो एक अलग चीज है। और लेबिया, ये जो बाहर जो छोटे छोटे साइडों पे होती नहीं है, झिल्लियां सी बनी होती उंगलियों की तरह की, लोग उसको भी कटवाते हैं। हालांकि जो अल्लाह ने दे दिया है ना, मेरे ख्याल में बेस्ट होता है। ये सब कॉस्मेटिक्स हैं और इनके बहुत सारे करवाने के फायदे से ज्यादा नुकसान है। ठीक है, आजकल तो बहुत ट्रेंड चला हुआ है, पीआरपी इंजेक्ट हो रहा है, जी स्पॉट पे इंजेक्शन लग रहा है। रियली आई नीड टू एक्सप्लेन दिस विद द फिगर्स। आई अगर मैं बोलूंगी भी ना तो समझ नहीं चलें, आएगी। ठीक है, सेशन खत्म करते हैं इंशाल्लाह ताला। और इंशाल्लाह ताला, वैसे मेरी नॉलेज के मुताबिक यहाँ पर भी सऊदीया में भी ये इसके ऊपर जो भी हम ये सर्जरीज के बारे में जो हमने लास्ट में अभी डिस्कस किया है, ये मेरे ख्याल से यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। इनफैक्ट सलमान अल हबीब में भी ब्लूमिंग स्टार्ट नहीं हो चुका, ये कब से हो रहा था, अब ऑफिशियली हर जगह होना शुरू हो अब गया। ऑप्शन, हाँ वही मैं कह रही हूँ, अब लोग अगर हमें सुन रहे हैं तो ये यहाँ पर सऊदीया में भी, और इनफैक्ट सलमान अल हबीब में भी मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक यहाँ पर हर भी जगह हर जगह हर जगह। चले जी, आज का सेशन बहुत इंफॉर्मेटिव रहा है इंशाल्लाह ताला। मुझे तो सुनने में कितना मजा आया है, सीखने में बहुत मजा आया है। तो हो सकता है जैसे जैसे सेशंस आगे जाएंगे, मैं खुद भी एक सिर्फ डिग्री रह जाएगी, मैं खुद भी डॉक्टर डॉक्टर बन जाऊंगा। नहीं, अगर मैं कहती हूँ कि आप ना बहुत नेकी का काम कर रही हैं, देखें आप हाँ जी, ऐसे उठ के नहीं बैठ जाती जैसे आपने शुरू में कहा है। आप पहले कितना एफर्ट करती हैं टाइम मैच करने के लिए, देन यू आल्सो गेट वीकेंड पे यूजली आप सर्चिंग करती हैं, यू सेक्रीफाइस योर टाइम ओवर वीकेंड। और ये जो अवेयरनेस आप दे रही हैं ना, रियली इट्स अमेजिंग। ठीक है, मुझे शायद अगर मैं डॉक्टर ना होती तो शायद मुझे भी ये बातें ना पता होती, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल। हमारी कम्युनिटी में ये ट्रेंड है। अब बेहतर हुआ है कुछ कि डॉक्टर्स ने कुछ अवेयरनेस की बातें करना शुरू की है। नहीं तो आप क्लिनिक में जाते ही थे तो पता चलता था, कोई दो लफ्ज बोल देता था, लेकिन अब डॉक्टर बोलते हैं और उनको बोलना चाहिए। मैं आपको अपनी एक बात बताऊं, मैं थोड़ी टॉकेटिव डॉक्टर मशहूर हूँ, लेकिन अच्छा, मैं बहुत ज्यादा कुछ बता के भेजती हूँ, ताकि कुछ दवाइयों का क्या है, वो तो काउंटर पे भी मिल जाती है, गूगल में भी मिल जाती है। आपको बेसिकली नॉलेज दे के भेजना है पेशेंट को कि हाउ टू डू एंड व्हाट इज योर व्हाट इज योर पाथ टू हेल्थ, पाथवे टू द हेल्थ। ये एम होना चाहिए डॉक्टर का। ट्रीटमेंट तो कोई भी कर देगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। मैं रियली आई एम रियली थैंकफुल टू यू एज वेल कि आप अपना टाइम स्पेयर करके तो अरेंज करती हैं ये सब कुछ अवेयरनेस का।
आई होप कि भी बात कुछ समझ में आई हो। आई ट्राइड माई बेस्ट टू सिंप्लीफाई माई लैंग्वेज, और बोलने की भी मैंने बहुत सिंप्लीफाइड वे से कोशिश बहुत किया। सिंपल आपने बात की है, बहुत आसान लफ्जों में बात की है, बहुत अच्छी बात की है। अच्छा, सिर्फ ये 2 सवाल है, मैं खत्म करने से पहले पूछना चाहूंगी कि ये लिखे हुए तो मैं पूछ ही लूं आपसे। ये गवर्नमेंट क्या रोल ये जिले कह रही हैं कि गवर्नमेंट क्या रोल प्ले करती है इस वैक्सीनेशन में? अच्छा, आपको ये पता है कि एचपीवी वैक्सीनेशन का सऊदी अरब में बहुत सालों से प्रोग्राम लॉन्च हो रहा था, ठीक है, और फिर हुआ भी, और फिर ये क्लेम भी करते हैं कभी वैक्सीनेशन हेल्थ केयर सेंटर्स में अवेलेबल होती है और कभी नहीं। एक इंजेक्शन की कीमत जो है ना सऊदी अरब में एचपीवी के वैक्सीनेशन की, वो तकरीबन 400 रियाल है, 350 टू 400 जो मुझे पता है। आज अगर लगवाया तो दूसरा 2 महीने के बाद लगवाना है, और तीसरा दूसरे इंजेक्शन से 4 महीने के बाद लगवाना है, ठीक है। 126 बेसिकली इसको कहते हैं। तो ये 3 इंजेक्शन है, और हम ये इंश्योरेंस कवर नहीं करती। बीइंग नॉन सऊदी कम्युनिटी, हमें तो हर लिहाज से ये खरीदनी है। तो इनको जो सऊदी कौम है उनकी गवर्नमेंट क्लेम करती है, कभी कभी अवेलेबल होती है हेल्थ सेंटर्स में, कभी नहीं होती। मुझे नहीं पता पाकिस्तान की क्या सिचुएशन है, क्योंकि मैं बहुत अरसे से पाकिस्तान से बाहर हूँ, कि ये यही एचपीवी पे सर्वाइकल स्क्रीनिंग पे क्या काम कर रहे हैं। अब रियली हमें अपनी बच्चियों को ये इंजेक्शन लगवाने चाहिए, जैसे हेपेटाइटिस के लगवाते हैं वैसे ये लगवाने चाहिए, इनका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जरका, बहुत मजा आया। इंशाल्लाह ताला आगे भी आते रहिए, हम सब आपसे इंशाल्लाह ताला सीखते रहेंगे, और जितनी भी अवेयरनेस हम फैला सके मिलजुल कर हम फैलाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। और मैं ये ना रिकरेंट मिसकैरेज पे पूरा एक सेक्शन लूंगी, बिकॉज आई थिंक आई नीड टू स्पीक ऑन रिकरेंट मिसकैरेज, इट टेक मोर देन 1 आवर मे बी। मोस्ट वेलकम। आप हमारे दिलों थैंक पर यू। राज करती हैं, आपसे सब कुछ अवेयरनेस आ रही है, सीखने को मिलता है। अल्लाह ताला उसको आपको जो ये आप सेल्फलेस जो डेडिकेशन दे रही हैं, जो इन्फॉर्मेशन आप शेयर कर रही हैं, अल्लाह ताला हम सब आपके लिए दुआएं कर सकते हैं। अल्लाह ताला आपको जरूर उसकी जजा देगा। इंशाल्लाह। थैंक यू, सेम थैंक यू, फॉर थैंक्स यू। फॉर कमिंग। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। हाँ जी जनाब, आज थी हमारे साथ डॉक्टर जरका सलीम शेख, जो कि ओब गायनी की कंसल्टेंट है सलमान अल हबीब तखस्सुस रियाद में। और मैं समझती हूँ कि आज हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर करने की कोशिश की है, जिसमें है यूरिनरी प्रॉब्लम्स, प्रोलैप्स, यूट्रीन ब्लीडिंग, ब्रेस्ट एंड सर्वाइकल स्क्रीनिंग, एचपीवी वैक्सीनेशन एंड बूस्टर वैक्सीनेशन। तो मैं समझती हूँ कि आज हम लोगों ने जितनी हम इस जो टाइम स्लॉट हमारे पास था उसमें हम लोग जितना कवर कर सकते थे हमने उसकी कवर करने की कोशिश की है। और जिस तरह से मेरी डॉक्टर जक्का से भी बात हुई है, हमारे आगे भी हम उम्मीद रखते हैं कि इनके साथ कोऑर्डिनेट करके इनको फिर बुलाएंगे अपने इस प्रोग्राम में, और डिफरेंट सेशंस रख के इनसे जितनी ज्यादा हम इंफॉर्मेशन निकाल सकेंगे इंशाल्लाह हम निकालेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। जनाब, ये आज का सेशन था साल्क टॉक शो सीरीज, जो हमारे ग्रुप सैयदात अल रियाद, जो कि 23,000 प्लस लेडीज के ऊपर इतने मेंबर्स हैं हमारे ग्रुप के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह, और ग्रो हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से और आपकी दुआओं से जनाब। और हमारे टॉक शो का जो सिलसिला है ये अवेयरनेस का है, इसमें हम सेलिब्रिटीज को भी लेकर आते हैं, रिनाउंड पर्सनालिटीज हैं उनको लेकर आते हैं, एक्सपर्ट्स को लेकर आते हैं, सोशल अवेयरनेस के जो इश्यूज हैं उनको लेकर आते हैं। अगर आप ये समझते हैं कि आपके अंदर भी कोई टैलेंट है और आप समझते हैं कि इस तरह का कोई आपके पास कोई टॉपिक है जो आप समझते हैं कि जनाब उसको कम्युनिटी के अंदर या एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के अंदर अवेयरनेस की जरूरत है, कि हम ये हमारा प्रोग्राम है, ये एक आवाज है जो हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं इस प्रोग्राम के जरिए, वो तमाम इश्यूज जो आप सीखना चाहते हैं, वो बहुत सारे इश्यूज चाहे सेंसिटिव भी हों, मैं चाहूंगी आप हमारे टॉक शो का जो है हिस्सा जरूर बनिए। और जो कोई भी इस तरह के आपके पास मौजू हैं, अगर आपके पास कोई टैलेंट है, आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं जनाब, मेरे पास इनबॉक्स में आइए और इंशाल्लाह ताला आपके लिए भी मैं स्लॉट अरेंज करूंगी, और हम सब मिलकर इस माशरे को बेहतर बनाने में अपना अपना कंट्रीब्यूशन जरूर डालेंगे जनाब। अगले हफ्ते पे फिर हाजिर होंगे जनाब, एक नए टॉक शो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, और एक नए गेस्ट स्पीकर के साथ। बहुत शुक्रिया जनाब जिन लोगों ने साथ दिया, ज्वाइन किया।
मैं इसको जो टॉक्स हैं इसको मैं अपना उम्मे इब्राहिम कुरैशी के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल भी है सैयदात का, मैं उस टॉक को उसमें भी शेयर करती हूँ। जनाब आप लोग भी जितना सदका जारिया के लिए काम कर सकते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल में भी मेरे टॉक्स को भी शेयर कीजिए, मेरी लाइव्स को भी शेयर कीजिए, हम सब मिलकर एक बेहतर माशरा बनाने की कोशिश करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।